हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों के साथ बिजनेस स्टडीज क्लास 12th का चैप्टर नंबर 9 फाइनेंशियल मैनेजमेंट शेयर करने जा रही हूँ। तो शुरू करते हैं वर्ड फाइनेंस से। फाइनेंस वर्ड डिराइव हुआ है एंग्लो फ्रेंच वर्ड फाइनर विच मीन्स टू एंड और पे। मतलब जो भी आपके पास लाइबिलिटी है उसका पेमेंट कर दीजिए या अपने उधार को खत्म कर दीजिए, इसी का मतलब फाइनेंस है। नेक्स्ट टॉपिक है बिजनेस फाइनेंस। तो देखिए, जैसे हमारे लिए ब्लड इंपॉर्टेंट है उसी तरह हर बिजनेस के लिए फाइनेंस इंपॉर्टेंट है। तो फाइनेंस का मतलब क्या कह सकते हैं ना हम लोग, बिजनेस में जो भी मनी की रिक्वायरमेंट है बिजनेस के गोल को अचीव करने के लिए, उसे हम बिजनेस फाइनेंस कहते हैं। तो बिजनेस फाइनेंस इज मैनेजमेंट ऑफ कंपनीज मनी टू अचीव इट्स गोल। इसका मतलब आपको सामने दिखाई दे रहा है। बिजनेस फाइनेंस इंक्लूड्स एक्टिविटीज लाइक बजटिंग, फोरकास्टिंग एंड इन्वेस्टिंग। तो फाइनेंशियल जो बिजनेस फाइनेंस है उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज आती हैं, जिनमें बजटिंग, फोरकास्टिंग एंड इन्वेस्टिंग मतलब फाइनेंस का बजट बनाना, फाइनेंस की फोरकास्टिंग मतलब फ्यूचर को देखना कि फाइनेंस कहाँ से आएगा, कैसे लगाएंगे और फाइनेंस का क्या रिजल्ट मिलेगा, और हाउ टू इन्वेस्ट, वेयर टू इन्वेस्ट एंड वाई टू इन्वेस्ट। ये सारी चीज़ें किस में आती है? बिजनेस फाइनेंस में आती हैं। नेक्स्ट टॉपिक है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है? इट रिफर्स टू दैट ब्रांच ऑफ मैनेजमेंट विच इज कंसर्न विद इफेक्टिव एक्विजिशन एंड यूज ऑफ मनी। ये क्या है? मैनेजमेंट का ब्रांच है जो किससे डील करता है? बेसिकली मनी से डील करता है। और मनी से क्या डील करता है कि मनी का इफेक्टिव एक्विजिशन होना चाहिए। मतलब जो भी सोर्सेज से हम पैसे बिजनेस में लाएंगे वो सोर्सेज इफेक्टिव होनी चाहिए, इफिशिएंट होनी चाहिए। मतलब बिजनेस के लिए लेस कॉस्टली हो, लेस रिस्की हो एंड मोर प्रॉफिटेबल हो। तो ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। सेकंड डेफिनेशन है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज द स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशंस फाइनेंशियल एक्टिविटीज। तो जो भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट है ना, वो एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन है जिसमें बिजनेस के फाइनेंशियल एक्टिविटीज की प्लानिंग की जाती है, फाइनेंस को ऑर्गेनाइज करने से रिलेटेड सारे डिसीजन लिए जाते हैं, बजट के लिए डायरेक्शन बनाया जाता है और फाइनेंस को कंट्रोल भी किया जाता है ताकि जो भी बिजनेस के पैसे हैं उसका इफेक्टिव तरीके से यूटिलाइजेशन हो सके फॉर द बेटरमेंट ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं: कैपिटल बजटिंग मैनेजमेंट, कैपिटल स्ट्रक्चर मैनेजमेंट एंड वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। अब कैपिटल बजटिंग किससे रिलेटेड है? ये फिक्स्ड असेट्स के मैनेजमेंट से रिलेटेड है। कैपिटल स्ट्रक्चर किससे रिलेटेड है? ये डेट और इक्विटी के स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। और वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या है? जो भी डे टू डे एक्सपेंसेस है बिजनेस में उसको मेंटेन करने से रिलेटेड है। नेक्स्ट टॉपिक है रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सबसे फर्स्ट रोल है डिटर्मिनेशन ऑफ साइज एंड कंपोजिशन ऑफ फिक्स एसेट। ये डिटरमाइन करना कि बिजनेस में कितने फिक्स एसेट की रिक्वायरमेंट है और फिक्स एसेट का साइज कितना होगा। और इसको हम लोग कैपिटल बजटिंग डिसीजन भी कह सकते हैं, क्योंकि ये किसी भी बिजनेस के लिए ना सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट ये डिटरमाइन करती है कि कितने फिक्स्ड एसेट में इन्वेस्टमेंट करना है। और फिक्स असेट में इन्वेस्टमेंट जो है बेसिकली डिपेंड करता है साइज ऑफ बिजनेस। अगर बिजनेस का साइज बड़ा है और मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो उसको ज़्यादा फिक्स असेट में इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। और वही ट्रेडिंग बिजनेस है तो उनको वर्किंग कैपिटल के लिए, मैनेजमेंट के लिए ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ती है। सेकेंड है डिटर्मिनेशन ऑफ साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ करेंट एसेट। अब बिजनेस में कितना करंट एसेट होगा इसका भी डिसीजन कौन लेती है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट ही लेती है। तो ये बेसिकली डिपेंड किसके ऊपर करता है? कंपनी में इन्वेंट्री मैनेजमेंट का क्या स्टेटस है एंड क्रेडिट कंपनी कितना अलाउ करती है और क्रेडिट कितना अवेल करती है। ये सारे डिसीजन फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ही काम है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है डिटर्मिनेशन ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंस। उसके बाद ये डिटरमाइन करना ना कि बिजनेस में कितने लॉन्ग टर्म की फंडिंग हम करेंगे, मतलब लॉन्ग टर्म लोन कितना लेंगे, और शॉर्ट टर्म फाइनेंस कितना होगा, हम शॉर्ट टर्म लोन कितना लेंगे। क्योंकि बिजनेस के लिए ना प्रॉपर पैसे होना बहुत ज़रूरी है। इससे बिजनेस में स्ट्रांग लिक्विडिटी रहती है और बिजनेस का मार्केट में रेपुटेशन भी अच्छा रहता है। फोर्थ है डिटर्मिनेशन ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ वेरियस सोर्सेज ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस। नेक्स्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ये भी रोल होता है ना कि उनको ये देखना होता है कि कौन कौन से ऐसे लॉन्ग टर्म सोर्सेज होंगे फाइनेंस के जहाँ से वो पैसे रेज करेगी बिजनेस के लिए। तो लॉन्ग टर्म फाइनेंस के बेसिकली 2 सोर्सेज होते हैं, एक डेट होता है, दूसरा इक्विटी होता है। इक्विटी के अंदर भी 2 सोर्सेज है, एक प्रेफरेंस शेयर कैपिटल से फंड्स रेज किए जा सकते हैं, दूसरा इक्विटी शेयर कैपिटल से भी फंड्स रेज किए जा सकते हैं। अब देखो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का
जो भी डिसीजन होता है ना वो बैलेंस डिसीजन होना चाहिए कि वो डिटरमाइन करने से पहले ये देख ले कि किस सोर्स में कितना कॉस्ट लगेगा और कौन सा सोर्स कितनी प्रॉफिटेबिलिटी पे इम्पैक्ट डालेगा। नेक्स्ट रूल है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, डिटर्मिनेशन ऑफ वेरियस आइटम्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट ये भी डिटरमाइन करती है ना कि प्रॉफिट एंड लॉस लॉस अकाउंट में कौन कौन से आइटम को दिखाना है, क्योंकि ये बेसिकली किसको इम्पैक्ट करता है, बिजनेस की प्रॉफिट को इम्पैक्ट करता है। इसमें आप कह सकते हैं ना, इंटरेस्ट को देखना जो बेसिकली हम डेट पे पेमेंट करते हैं, डेप्रिसिएशन जो फिक्स एसेट पे चार्ज किया जाता है उसको कितना दिखाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सबसे मेन जो ऑब्जेक्टिव होता है वो है मैक्सिमाइजिंग शेयर होल्डर्स वेल्थ। अब जो भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट है ना वो इसीलिए काम करती है ताकि शेयर होल्डर्स के वेल्थ को मैक्सिमाइज किया जा सके, क्योंकि शेयर होल्डर ने बिजनेस में पैसे लगाए हैं, अपना हार्ड अर्न मनी बिजनेस को दिया है, तो उनका वेल्थ ऑटोमेटिकली मैक्सिमाइज होना चाहिए। और कंपनी वेल्थ को मैक्सिमाइज करने के लिए क्या करती है, अपने प्रॉफिट के ऊपर काम करती है। जब बिजनेस में प्रॉफिट बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली अर्निंग पर शेयर भी बढ़ेगा, और जिससे जो भी कंपनी के शेयर होल्डर्स है वो हमेशा कंपनी से खुश रहेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है फाइनेंशियल डिसीजन, जिसको हम फाइनेंस फंक्शन भी कह सकते हैं। ये पूरा चैप्टर इसी के ऊपर बेस्ड है। तो किसी भी बिजनेस के लिए ना फाइनेंशियल डिसीजन बेसिकली 3 टाइप का होता है। सबसे फर्स्ट है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, जिसको कैपिटल बजटिंग डिसीजन भी कहा जाता है, जो बेसिकली किससे रिलेटेड है, सिलेक्शन ऑफ असेट से रिलेटेड है कि किस असेट्स में बिजनेस फंड्स को इन्वेस्ट करेगी, क्योंकि अगर ये चॉइस गलत होता है तो बिजनेस का सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। सेकेंड डिसीजन है फाइनेंसिंग डिसीजन, जिसको कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन भी कहा जाता है। इसका मतलब ये है ना कि फंड्स कहाँ से लाएंगे, फ्रॉम वेयर एंड हाउ टू ऑब्टेन द बिजनेस फंड्स। मतलब बिजनेस में क्या क्या सोर्सेस होंगे फाइनेंस के। तो फाइनेंस के बेसिकली 2 सोर्सेस होते हैं, डेट और इक्विटी, और इनका आइडल रेशियो 2:1 माना जाता है, क्योंकि डेट जो है वो बेसिकली चीपर होता है एज कम्पेयर टू इक्विटी। और लास्ट है डिविडेंड डिसीजन, जिसको हम लोग डिस्पोजेबल ऑफ सरप्लस डिसीजन भी कहते हैं। इसमें ये डिटरमाइन किया जाता है ना कि अर्निंग का कितना पोर्शन डिस्ट्रीब्यूट करना है एज डिविडेंड अमंग शेयर होल्डर्स, क्योंकि जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है ना उनका ऑब्जेक्टिव है शेयर होल्डर्स के वेल्थ को मैक्सिमाइज करना है। तो शेयर होल्डर्स को तो उनका रिटर्न चाहिए, तो वो कितना रिटर्न देना है इसका डिसीजन डिविडेंड डिसीजन में लिया जाता है। टॉपिक है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन सबसे फर्स्ट डिसीजन है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर, और ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन बेसिकली रिलेट करता है अबाउट डिसाइडिंग हाउ मच फंड्स आर टू बी इन्वेस्टेड इन डिफरेंट असेट्स सो दैट दे आर एबल टू अर्न द हाईएस्ट रिटर्न। मतलब ये डिसीजन लेना कि कितना फंड्स हमें बिजनेस के अलग अलग असेट्स में इन्वेस्ट करना है जिससे बिजनेस को हायर रिटर्न मिल सके। तो टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसीजन कितने टाइप के होंगे, क्योंकि यहाँ है ना डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेट में, तो बेसिकली इन्वेस्टमेंट डिसीजन 2 टाइप्स का होता है। एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन है और दूसरा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन किससे रिलेटेड है, ये रिलेटेड है इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स ऑन लॉन्ग टर्म बेसिस। जो भी फंड का इन्वेस्टमेंट है वो 2 4 10 दिनों के लिए नहीं, एक बार फंड्स लगा दिए तो वो परमानेंट के लिए बिजनेस में लगा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल परचेज ऑफ न्यू मशीनरी, ओपनिंग ऑफ न्यू ब्रांच, ये सारी चीजें किससे डील करेंगी, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन से। और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन बेसिकली किससे रिलेटेड होता है, लेवल ऑफ कैश इन्वेंट्री एंड रिसीवेबल्स बिजनेस में कितना होगा। फॉर एग्जाम्पल रॉ मटेरियल कब कितना और कैसे परचेज करना है, और बिजनेस में क्या क्रेडिट सेल होगा, क्या क्रेडिट साइकिल होगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन को हम लोग कैपिटल बजटिंग डिसीजन भी कहते हैं, और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन को वर्किंग कैपिटल डिसीजन भी कहते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन का इंपॉर्टेंस है फैक्ट, इट अफेक्ट्स अर्निंग कैपेसिटी ऑफ बिजनेस, इट इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट एंड दिस डिसीजन इज इरिवर्सिबल, क्योंकि हमने एक बार ह्यूज बहुत सारा पैसा फिक्स एसेट में लगा दिया तो उसको हम लोग डिसीजन को वापस नहीं ले सकते। अब देखिए जो भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन है उनको इन्वेस्टमेंट डिसीजन में जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन है उनको कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला कैश फ्लो ऑफ प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट में कितना पैसे लगेंगे, मतलब कि जिस भी आप फिक्स एसेट में पैसा लगाना चाहते हो उसमें कितना पैसा लगाने की ज़रूरत है। नेक्स्ट रोल ऑफ रिटर्न, जिस भी आप प्रोजेक्ट में पैसा लगा रहे हो उसमें रिटर्न कितना मिलेगा, तो आपको हमेशा देखना है ना ऐसे प्रोजेक्ट को चूज करना है जिसमें हायर रिटर्न हो और लोअर रिस्क हो। और
उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया देखेंगे। अब इन्वेस्टमेंट जो क्राइटेरिया है वो बेसिकली किसके ऊपर बेस्ड होता है, नेट प्रेजेंट वैल्यू के ऊपर बेस्ड होता है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न के ऊपर बेस्ड होता है एंड पे बैक पीरियड के ऊपर बेस्ड होता है। अब बात करते हैं ना वर्किंग कैपिटल डिसीजन या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन की, तो इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है, इट अफेक्ट्स डे टू डे वर्किंग ऑफ बिजनेस। इसका जो इम्पैक्ट है वो बिजनेस के डे टू डे वर्किंग के ऊपर पड़ता है और ये किसको अफेक्ट करती है, लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बिजनेस को अफेक्ट करती है। सेकेंड डिसीजन है फाइनेंसिंग डिसीजन। अब बेसिकली फाइनेंसिंग डिसीजन का मतलब क्या होता है, डिटर्मिनेशन ऑफ हाउ रिक्वायर्ड बिजनेस फंड्स विल बी ऑब्टेन फ्रॉम वेरियस लॉन्ग टर्म सोर्सेज। इसमें ये डिटरमाइन करना है कि बिजनेस के लिए जितने भी फंड्स की ज़रूरत है वो फंड्स हम कौन कौन से और किन लॉन्ग टर्म सोर्सेज से लेके आएंगे। तो सोर्सेस ऑफ लॉन्ग टर्म बिजनेस फाइनेंस बेसिकली टू होते हैं, एक डेट होता है और एक इक्विटी होता है। डेट के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, कुछ एग्जांपल मैंने यहाँ मेंशन कर रखा है, जैसे डिबेंचर्स है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लोन कह सकते हैं हम लोग। और इक्विटी के लिए जो सोर्सेस है वो इक्विटी शेयर कैपिटल है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है एंड रिटेन्ड अर्निंग है। रिटेन्ड अर्निंग का मतलब बेसिकली क्या होता है, बिजनेस में जो पुराने पुराने प्रॉफिट में से पैसे बचा करके रखे गए हैं उनको रिटेन्ड अर्निंग कहा जाता है। फाइनेंसिंग डिसीजन किस चीज़ में हेल्प करता है, इट हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड फाइनेंशियल रिस्क ऑफ एंटरप्राइजेस। ये हेल्प करता है बिजनेस में ये डिटरमाइन करने के लिए कि जो भी कैपिटल लगा है बिजनेस का उसका ओवरऑल कॉस्ट कितना आएगा, मतलब कितने उसके ऊपर हमें एक्सपेंसेस देने पड़ेंगे, कितना इंटरेस्ट का पेमेंट करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें। और बिजनेस में फाइनेंशियल रिस्क कितना है, क्योंकि जब आप डेट से बोरिंग करते हो ना तो ये थोड़ा रिस्की हो जाता है। रिस्की इसलिए हो जाता है क्योंकि अगर आपका बिजनेस लॉस में चल रहा है ना तो भी आपको इंटरेस्ट का टाइमली पेमेंट करना ही पड़ता है। फाइनेंसिंग डिसीजन के अंदर ये डिसाइड किया जाता है कि जो भी बिजनेस में डिफरेंट सोर्सेस है फंड्स का उसका क्या प्रोपोर्शन होगा। मतलब अगर हमने डेट को चूज किया तो डेट में डिबेंचर्स कितने कितने हम इशू करेंगे, बैंक से या फिर किसी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कितनी बोरिंग करेंगे। अगर इक्विटी हम इशू कर रहे हैं तो इक्विटी में इक्विटी शेयर कैपिटल कितना होगा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना होगा, इन सब चीज़ों को डिटरमाइन किया जाता है फाइनेंसिंग डिसीजन में ही। और फाइनेंसिंग डिसीजन में आइडियल जो रेशियो है डेट टू इक्विटी रेशियो उसको क्या मान के चला जाता है, 2:1। मतलब कि अगर बिजनेस में जो भी डेट और इक्विटी है तो इक्विटी का 2 गुना डेट होना चाहिए, क्योंकि डेट से ये इम्पैक्ट पड़ता है ना कि ये लेस कॉस्टली होता है एज कम्पेयर टू इक्विटी। और जितना ज़्यादा हम इक्विटी इशू करते हैं ना उतना ज़्यादा बिजनेस में से डाइल्यूशन हो जाता है। फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंसिंग डिसीजन। अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो फाइनेंसिंग डिसीजन को अफेक्ट करते हैं, तो सबसे पहले कॉस्ट की बात करते हैं तो कॉस्ट ऑफ बोरोड फंड इज ऑलवेज लेस देन कॉस्ट ऑफ ओनर्स फंड। तो जब भी कोई भी रेशनल मैनेजर है ना वो हमेशा चीपर को चूज करेगा जो कि क्या है, डेट है। अब बात करते हैं रिस्क की, तो रिस्क ऑफ बोरोड फंड इज ग्रेटर देन रिस्क ऑफ ओनर्स फंड। अब बोरोड फंड को मोर रिस्की इसलिए कहा जाता है क्योंकि लॉस के केस में भी इंटरेस्ट का पेमेंट करना होता है। तो अगर हम लेस रिस्की फंड को चूज करना चाहते हैं तो किसको प्रेफर करेंगे, ओनर्स फंड को प्रेफर करेंगे। अब बात करते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट की, तो फ्लोटेशन कॉस्ट का मतलब क्या होता है, कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड्स सच एज एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस, प्रिंटिंग एक्सपेंसेस, अंडरराइटिंग कमीशन एंड ब्रोकरेज। मतलब कि फंड्स रेज करने के लिए जो भी खर्चे करने पड़ रहे हैं बिजनेस को उनको फ्लोटेशन कॉस्ट कहा जाता है। तो यहाँ पे फ्लोटेशन कॉस्ट में क्या है, फ्लोटेशन कॉस्ट ऑफ बोरोड फंड इज ऑलवेज लेस देन फ्लोटेशन कॉस्ट ऑफ ओनर्स फंड। अब किस में खर्चे कम लग रहे हैं, बोरोड फंड में खर्चे कम लग रहे हैं। तो जो भी एक रेशनल मैनेजमेंट की टीम होगी वो किसको चूज करेगी, बोरोड फंड को चूज करेगी, क्योंकि यहाँ पे खर्चे कम पड़ते हैं। अब बात करते हैं कैश फ्लो पोजीशन की, तो अगर बिजनेस में कैश फ्लो पोजीशन स्ट्रांग है मतलब मोर इनफ्लो होता है कैश का, तो इस केस में कंपनी किसको चूज करेगी, बोरोड फंड को चूज करेगी, क्योंकि वो इजिली इंटरेस्ट का पेमेंट कर लेगी और कंट्रोल अपने हाथ में ही रहेगा। और वही अगर कंपनी में कैश फ्लो पोजीशन क्या है, वीक है, वीक का मतलब क्या है, बिजनेस में आउटफ्लो ज़्यादा होता है कैश का, तो इस कंडीशन में कंपनी किसको प्रेफर करेगी, ओनर्स फंड को प्रेफर करेगी, क्योंकि उसके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा अगर लोन लिया है तो उसका इंटरेस्ट पे करना। नेक्स्ट है फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट। अब फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट की बात करें तो जो भी अगर बिजनेस प्रीमाइसेस का कोई रेंट वगैरह है तो ये सब फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट है, जो फिक्स स्टाफ है उनकी सैलरी सब फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट है।
तो अगर बिजनेस में फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट कम है तो कंपनी किसको प्रेफर करेगी? बोरोड फंड को, क्योंकि उसके पास पैसे रहेंगे तो वो अपने इंटरेस्ट का इजीली पेमेंट कर लेगी। वही अगर फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट बिजनेस में हाई है, ऑलरेडी सर पे बहुत ज़्यादा फिक्स जिम्मेदारियां हैं, तो कंपनी किसको प्रेफर करेगी? ओनर्स फंड को प्रेफर करेगी, क्योंकि वो उस पोजीशन में नहीं होगी कि वो अपने इंटरेस्ट को अफोर्ड कर पाए। नेक्स्ट है कंट्रोल कंसिडरेशन। अगर बिजनेस के ओनर्स रिटेंशन ऑफ कंट्रोल चाहते हैं, मतलब कंट्रोल अपने पास ही चाहते हैं, तो इस केस में वो क्या करेंगे? मोर डेट को इशू करेंगे, मतलब वो बोरोइंग ज़्यादा करेंगे। और अगर डाइल्यूशन ऑफ कंट्रोल चाहते हैं, वो चाहते हैं कि बिजनेस का कंट्रोल दूसरे के हाथों में चला जाए लेकिन जिम्मेदारियां ना आए इंटरेस्ट पेमेंट की, तो वो किसको प्रेफर करेंगे? इक्विटी को प्रेफर करेंगे। नेक्स्ट है स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट का स्टेट कंडीशन कैसा है? बुलिश या राइजिंग मार्केट है, या बेयरिश और डिप्रेस मार्केट है? अगर राइजिंग मार्केट है, मतलब शेयर के प्राइसेस बढ़े हुए हैं, तो कंपनी किसको फोकस करेगी? इक्विटी को, क्योंकि शेयर्स इशू करके इजिली उनको ज़्यादा फंड्स एक्यूमुलेट हो जाएंगे उनके पास। और वही मार्केट में डिप्रेशन है, मतलब शेयर्स के प्राइस तो ऐसे ही गिर गए हैं, तो कंपनी किसको चूज करेगी? डेट को चूज करेगी, क्योंकि बेयरिश ट्रेंड जब होता है कैपिटल मार्केट का, तो लोन चीपर रेट पे मिल जाते हैं बैंक से। लास्ट डिसीजन है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, डिविडेंड डिसीजन। अब डिविडेंड का मतलब क्या होता है? जो भी प्रॉफिट का हिस्सा शेयर होल्डर्स को दिया जाता है उसको क्या कहते हैं? डिविडेंड कहते हैं। तो बेसिकली इट इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट। तो डिविडेंड डिसीजन में क्या होता है? डिटर्मिनेशन ऑफ हाउ मच पार्ट ऑफ अर्निंग should be distributed as dividend among shareholders and how much should be retained for meeting future needs of business। तो इसमें जो भी मैनेजमेंट की टीम होती है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की टीम होती है, वो ये डिटरमाइन करती है कि प्रॉफिट में से कितना हिस्सा डिविडेंड देंगे और कितना हिस्सा बिजनेस में बचा करके रखेंगे बिजनेस की फ्यूचर नीड्स को फुलफिल करने के लिए। इस डिसीजन को डिस्पोजल ऑफ सरप्लस डिसीजन भी कहा जाता है। अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन, तो सबसे फर्स्ट फैक्टर है जो डिविडेंड डिसीजन को इम्पैक्ट करता है वो है अमाउंट ऑफ अर्निंग। जब अर्निंग की बात करते हैं तो इसमें टोटल अर्निंग को लेते हैं जो करंट और पास्ट ईयर की अर्निंग को एक्यूमुलेट करके आता है। तो अगर कंपनी की अर्निंग हाई है तो कंपनी हाई रेट ऑफ डिविडेंड देगी, और वही अर्निंग लो है तो कहाँ से ज़्यादा देगी? तो लो रेट ऑफ डिविडेंड देगी। नेक्स्ट है स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग। अगर कंपनी लगभग हर बार एक ही जैसा प्रॉफिट कमाती है, अर्निंग अगर स्टेबल है तो कंपनी हाई रेट ऑफ डिविडेंड देती है। अगर अर्निंग इनस्टेबल है, मतलब कभी कंपनी बहुत ज़्यादा कमाती है, कभी कम कमाती है, कभी लॉस में चली जाती है, तो इस कंडीशन में कंपनी लो रेट ऑफ डिविडेंड देती है। स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग, अब नहीं, स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड। अब स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड का मतलब क्या है? कंपनी चाहती है कि हमेशा एक जैसा डिविडेंड दे, तो इस केस में कंपनी लो रेट ऑफ डिविडेंड देती है और कंपनी इनस्टेबल डिविडेंड पॉलिसी को फॉलो करती है। तो जब ज़्यादा प्रॉफिट होता है तो ज़्यादा डिविडेंड दे देती है, जो जब कम प्रॉफिट होता है तो कम डिविडेंड देती है। नेक्स्ट है ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। अगर कंपनी के पास मोर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन की अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है तो कंपनी ज़्यादा प्रॉफिट बचा करके रखती है, तो लेस डिविडेंड देती है। और वही कंपनी ऑलरेडी अपने पीक पे है और उसके पास बहुत ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज या प्रोस्पेक्टस नहीं है, तो उस केस में कंपनी क्या करती है? रिटेन अर्निंग ज़्यादा ना करके मोर डिविडेंड देती है और अपने शेयर होल्डर्स को ज़्यादा खुश करती है। नेक्स्ट है कैश फ्लो पोजीशन। अगर बिजनेस में मोर इनफ्लो ऑफ कैश होता है, मतलब ज़्यादा पैसा आता है, तो कंपनी हाई रेट ऑफ डिविडेंड देती है। और वही मोर आउटफ्लो ऑफ कैश है, मतलब बिजनेस के खर्चे ज़्यादा हैं, तो इस केस में कंपनी लो रेट ऑफ डिविडेंड देती है। नेक्स्ट है टैक्सेशन पॉलिसी। अगर कंपनी को हायर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स मिल जाता है, लगता नहीं, अगर कंपनी के ऊपर फिर से करेंगे टैक्सेशन पॉलिसी। अगर कंपनी को हायर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स लगता है तो इस केस में कंपनी लेस डिविडेंड देती है, और वही कंपनी के ऊपर अगर लो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स लगाए जाते हैं तो कंपनी हाई डिविडेंड देती है। नेक्स्ट टॉपिक है फाइनेंशियल प्लानिंग। अब फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब पैसे से रिलेटेड प्लानिंग करना। तो इट इन्वॉल्व्स ड्राफ्टिंग ऑफ फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशंस फ्यूचर एक्टिविटीज विथ एम टू अचीव इट्स गोल। मतलब ये ब्लूप्रिंट तैयार करना कि बिजनेस में जो बिजनेस का फाइनेंस है उसका क्या कंडीशन होगा। मतलब इसमें ये डिटरमाइन किया जाता है कि बिजनेस में कितने फंड्स की रिक्वायरमेंट है, उन फंड्स को कैसे प्रोक्योर करेंगे और उस फंड्स का कैसे यूटिलाइजेशन करेंगे, मतलब कितना पैसा चाहिए, कहाँ से उस पैसे को लेकर के आएंगे,
और उस पैसे को कैसे यूटिलाइज करेंगे, ये सारी चीज़ों की प्लानिंग को हम क्या कहते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग कहते हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव्स क्या है? सबसे फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है टाइमली अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स, मतलब जब जैसे जितना पैसा चाहिए वो पैसा बिजनेस को अवेलेबल करा देना। और सेकंड ऑब्जेक्टिव है फंड शुड नॉट रेज अननेसेसरली, अब जो भी पैसे हम लेकर के आए हैं बिजनेस को रिस्क में डाल के, बिजनेस के एक्सपेंसेस को बढ़ा करके, तो वो फंड्स अननेसेसरली बर्बाद ना हो, या फिर बिना मतलब के, बिना ज़रूरत के भी कंपनी में अननेसेसरली फंड्स रेज ना किए जाए, मीन्स बोरोइंग ना की जाए या शेयर्स ना इशू किए जाए। ये है ऑब्जेक्टिव फाइनेंशियल प्लानिंग का। टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट है हेल्प्स टू फेस इवेंचुअलिटीज। अब देखिए, जब बिजनेस में प्रॉपर प्लानिंग की जाती है, मतलब फॉरकास्टिंग की जाती है, तो इससे बिजनेस को हेल्प मिलता है स्मूथ बिजनेस एक्टिविटीज को मैनेज करने के लिए, क्योंकि जब हम इवेंचुअलिटीज़ की बात करते हैं कि अचानक से क्या हो सकता है, तो उसके लिए हम अल्टरनेटिव प्लान को भी पहले से रेडी रखते हैं। सेकंड है हेल्प्स इन अवॉइडिंग बिजनेस शॉक्स एंड सरप्राइजेस। अब बिजनेस है तो कभी आपको शॉक लगेगा, कभी सरप्राइज मिलेगा, तो इसके लिए बिजनेस में क्या किया जाता है, फाइनेंशियल प्लानिंग की जाती है। मतलब जब भी बिजनेस के पास सरप्लस होता है तो उससे प्रोविजंस बना करके रखे जाते हैं, ताकि शॉर्टेज के केस में उसको यूटिलाइज किया जा सके। थर्ड है हेल्प्स इन कोऑर्डिनेटिंग वेरियस बिजनेस फंक्शंस। अब बिजनेस में बहुत सारे अलग अलग फंक्शंस होते हैं, लाइक सेल्स होता है, परचेज होता है, फाइनेंस होता है। तो बिजनेस में जब फाइनेंशियल प्लानिंग की जाती है तो क्लियर पॉलिसीज बनाई जाती है, प्रोसीजर्स बनाया जाता है, जिसके हेल्प से कोऑर्डिनेशन इन सारी एक्टिविटीज में प्रॉपर तरीके से हो जाती है, और वेस्टेज नहीं होता है, ना ही फंड्स का ना ही एफर्ट का। फोर्थ है हेल्प्स इन अवॉइडिंग वेस्टेज ऑफ फंड्स। अब देखिए, अगर आपने प्लानिंग की है, फॉरकास्टिंग की है और प्रॉपर ब्लूप्रिंट तैयार किया है, तो इस केस में आपके पास डिटेल्ड बिजनेस प्लान होगा, जिससे आप अवॉइड कर सकते हैं डुप्लीकेसी को, कोई भी काम दो बार नहीं होगा, और इससे कंपनी का टाइम भी बचेगा, एफर्ट भी बचेगा, और मोस्ट इंपॉर्टेंट पैसे की भी बचत हो जाएगी। फिफ्थ है इट हेल्प्स टू लिंक प्रेजेंट विथ फ्यूचर। अब जब आप फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करते हैं, प्लानिंग का मतलब होता है ना फ्यूचर देखना, फॉरकास्ट करना। तो जब हम फ्यूचर को देखते हैं, आने वाले कल को देखते हैं, तो पास्ट से हम सीख लेते हैं, जिससे कुछ भी अनसर्टेनिटीज जो फ्यूचर में होता है उसके लिए पहले से हम रिस्क से रिलेटेड सारी प्लानिंग करके रखते हैं और बिजनेस में प्रोविजंस बना करके रखते हैं। सिक्स्थ है हेल्प्स इन ईजियर इवेल्युएशन ऑफ परफॉर्मेंस। अब जब आप प्लानिंग करते हो तो आपके पास प्रॉपर डिटेल प्लान्स होती है, पॉलिसीज होती है, प्रोसीजर्स होता है, और जिसके हेल्प से आप क्या करते हो, बिजनेस के लिए एक स्टैंडर्ड सेट करते हो, और जिससे अपने फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को मॉनिटर करते हो। सेवेंथ है हेल्प्स इन क्रिएटिंग लिंक बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग डिसीजन। अब देखिए, बिजनेस के लिए ना दो मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन है, एक है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, दूसरा है फाइनेंसिंग डिसीजन। कहाँ पैसे लगाना है, और फाइनेंसिंग डिसीजन का मतलब कहाँ से लाना है। तो दोनों के बीच में लिंक बनाने का काम किससे किया जाता है, किसकी हेल्प से, फाइनेंशियल प्लानिंग की हेल्प से किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है कैपिटल स्ट्रक्चर। तो कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, इट रेफर्स टू रिलेटिव प्रोपोर्शन बिटवीन ओनर्स एंड बोरोड फंड। मतलब क्या है, बिजनेस में कैपिटल का क्या स्ट्रक्चर होगा। अब बेसिकली कैपिटल का प्रोपोर्शन, कैपिटल बना किससे होता है, ओनर और बोरोड दोनों फंड को मिला करके कैपिटल बना होता है। तो उसमें क्या प्रोपोर्शन होगा, ओनर्स फंड मतलब इक्विटी का, और कितना प्रोपोर्शन होगा बोरोड फंड मतलब डेट का। और आइडल रेशियो तो मैंने बताया पहले भी कि 2:1 होता है। नेक्स्ट टॉपिक है डिटर्मिनेशन ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर को कैसे डिटरमाइन किया जाता है, तो इसके लिए डेट इक्विटी रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसका फॉर्मूला है डेट अपॉन इक्विटी। डेट में तो पता ही है आपको क्या क्या आता है, डिबेंचर्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, ये सारी चीजें आती है। और इक्विटी में इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और रिटेन्ड अर्निंग आता है। अब सेकंड की बात करते हैं, तो कैसे डिटरमाइन किया जाता है कैपिटल स्ट्रक्चर, द प्रोपोर्शन ऑफ डेट आउट ऑफ टोटल कैपिटल। टोटल कैपिटल में डेट का क्या प्रोपोर्शन है, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए डेट को डिवाइड कर दिया जाता है डेट प्लस इक्विटी से, मतलब डेट को डिवाइड कर दिया जाता है ओवरऑल कैपिटल से। नेक्स्ट टॉपिक है फाइनेंशियल लिवरेज। फाइनेंशियल लिवरेज किसको कहते हैं, द प्रोपोर्शन ऑफ डेट इन ओवरऑल कैपिटल ऑफ बिजनेस। बिजनेस की ओवरऑल कैपिटल में जो डेट का स्ट्रक्चर है, प्रोपोर्शन है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फाइनेंशियल लीवरेज कहते हैं। मतलब कि समझ लीजिए, अगर आपके बिजनेस में ना ओवरऑल कैपिटल कितना है, 3 लाख है, और उसमें 2 लाख का क्या है, डेट है, तो फाइनेंशियल लिवरेज किसको कहेंगे, 2 लाख को कहेंगे।
तो डेट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज फिक्स कॉस्ट कैपिटल। डेट को हम लोग और क्या कह सकते हैं, फिक्स कॉस्ट कैपिटल भी कह सकते हैं। और ये जो फाइनेंशियल लिवरेज टॉपिक है ना, इसको 1 मार्क्स के लिए तो देख करके रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट टॉपिक है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। तो इसका मतलब होता है टू रेज फंड्स, टू रेज फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल ऑन बेसिस ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल टू इंक्रीज इनकम ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स। मतलब कि बिजनेस में फिक्स कॉस्ट कैपिटल को रेज करना, किसके बेसिस पे, इक्विटी शेयर कैपिटल के बेसिस पे, ताकि इक्विटी शेयर होल्डर्स की इनकम को इंक्रीज किया जा सके। इसको हम लोग ट्रेडिंग ऑन इक्विटी कहते हैं। और ये तभी पॉसिबल होता है ना जब किसी कंपनी का जो आरओआई है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ग्रेटर होगा, तभी ये पॉसिबल है। नेक्स्ट टॉपिक है अर्निंग पर शेयर, ईपीएस जिसको कहते हैं। इसको कैलकुलेट किया जाता है अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स। अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स का मतलब क्या है, बेसिकली प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को डिवाइड कर देंगे किससे, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से। अब ये भी आप ऑप्शनल के लिए देख के रखिएगा फॉर्मूला। नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग चॉइस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। अब बिजनेस में कैपिटल का क्या स्ट्रक्चर होगा, मतलब डेट कितना होगा, इक्विटी कितना होगा, इनको अफेक्ट करने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स है। तो सबसे फर्स्ट फैक्टर है कैश फ्लो पोजीशन। अगर बिजनेस का कैश फ्लो पोजीशन गुड है, बहुत अच्छा है, तो इस केस में कंपनी डेट को प्रेफर करेगी। और वही कैश फ्लो पोजीशन बैड है, मतलब आउटफ्लो ज़्यादा है, खर्चे ज़्यादा है, तो कंपनी इक्विटी को प्रेफर करती है। सेकेंड है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ईबीआईटी, इंटरेस्ट अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स को डिवाइड कर दिया जाता है इंटरेस्ट से। फॉर्मूला देख के रखिएगा। अगर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो हाई है तो इस केस में कंपनी डेट को प्रेफर करती है। वही अगर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो लो है तो कंपनी इक्विटी को प्रेफर करती है। नेक्स्ट है डेट सर्विस कवरेज रेशियो। इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला यहाँ पे दिया है, पैट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रिशिएशन प्लस इंटरेस्ट प्लस नॉन कैश एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ, डिवाइड कर देंगे प्रपोज डिविडेंड प्लस इंटरेस्ट प्लस रीपेमेंट ऑब्लिगेशन। अगर वही डेट सर्विस कवरेज रेशियो हाई है तो कंपनी डेट को प्रेफर करेगा, और लो है तो कंपनी इक्विटी को प्रेफर करेगा। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हाई है तो कंपनी इक्विटी को प्रेफर करेगा क्योंकि अर्निंग पर शेयर यहाँ ज़्यादा है। और वही अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आरओआई कम है तो कंपनी डेट को प्रेफर करेगा। फॉर्मूला यहाँ पे दिया है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का, ईबीआईटी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय टोटल इन्वेस्टमेंट। फिफ्थ है कॉस्ट ऑफ डेट। अगर कंपनी के पास वो सोर्सेस है जिससे वो सस्ते रेट पे बोरोइंग कर सकता है, मींस बोरो एट लोअर प्राइस, देन कंपनी शुड प्रेफर डेट। और वही अगर कंपनी को बोरोइंग हायर रेट पे मिलती है तो कंपनी किसको प्रेफर करेगा, इक्विटी को प्रेफर करेगा। नेक्स्ट है टैक्स रेट। अगर टैक्स रेट हाई है तो कंपनी डेट को प्रेफर करेगा क्योंकि डेट क्या हो जाएगा, चीपर हो जाएगा। वही टैक्स रेट लो है तो कंपनी किसको प्रेफर करेगा, इक्विटी को, क्योंकि इस कंडीशन में इक्विटी चीपर होगा। नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ इक्विटी। अगर इक्विटी का कॉस्ट हाई है तो ऑब्वियस सी बात है कंपनी इक्विटी को प्रेफर करेगी, और इक्विटी का कॉस्ट लो है तो कंपनी डेट को प्रेफर करेगी। नेक्स्ट टॉपिक है कैपिटल। अब कैपिटल का मतलब क्या है, फंड्स इन्वेस्टेड इन बिजनेस। अब बिजनेस में जो भी फंड्स लगाए गए हैं उसको कैपिटल कहते हैं, वेदर फ्रॉम बोरोइंग और फ्रॉम इक्विटी। भाई लोन लेकर के बिजनेस में पैसा लगाया, चाहे अपनी जो बिजनेस की ओनरशिप है उसको दे करके बिजनेस में पैसा लगाया, सब कुछ को मिला दिए ओवरऑल, तो क्या वैल्यू निकल के आती है, कैपिटल की। तो बिजनेस में बेसिकली 2 टाइप के कैपिटल होते हैं, एक फिक्स कैपिटल होता है, दूसरा वर्किंग कैपिटल होता है। फिक्स कैपिटल का मतलब कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, मीन्स लॉन्ग टर्म असेट। और वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है, कैपिटल यूज फॉर शॉर्ट टर्म फंड्स फॉर डेली बिजनेस ऑपरेशंस। फिक्स कैपिटल का पर्पस क्या है, इट सपोर्ट लॉन्ग टर्म बिजनेस ग्रोथ। मतलब फिक्स कैपिटल मतलब हम फिक्स एसेट में पैसे लगाते हैं तो इससे बिजनेस को लॉन्गर टर्म में ग्रोथ मिलता है और बिजनेस की कैपेसिटी इंक्रीज होती है। वही वर्किंग कैपिटल का पर्पस क्या है, इंश्योर्स स्मूथ डे टू डे ऑपरेशन। फिक्स कैपिटल के क्या सोर्सेस है, कंपनी लॉन्ग टर्म सोर्सेस से पैसे ला सकती है फॉर फिक्स कैपिटल, वेदर डेट और इक्विटी। और वही वर्किंग कैपिटल के लिए क्या क्या सोर्सेस अवेलेबल है, शॉर्ट टर्म लोन्स ले सकती है, ट्रेड क्रेडिट के थ्रू या बैंक ओवरड्राफ्ट के थ्रू कंपनी अपने वर्किंग कैपिटल को मेंटेन कर सकती है। अब टैक्स का क्या बेनिफिट है फिक्स कैपिटल के लिए, तो जो डेप्रिसिएशन के एक्सपेंसेस होते हैं जो फिक्स एसेट पे चार्ज किया जाता है वो डिडक्टेबल होता है प्रॉफिट से, उसके बाद ही टैक्स देना होता है। और वर्किंग कैपिटल का क्या सिग्निफिकेंस है, ये
इफेक्टिव मैनेजमेंट में हेल्प करता है, इससे कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है और लिक्विडिटी मेंटेन रहता है। वर्किंग कैपिटल को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। लास्ट टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट इन बिजनेस। तो देखिए इस टॉपिक को सिंप्लीफाइड तरीके से बताने के लिए मैंने एक चार्ट बना रखा है। इधर लेफ्ट साइड में फैक्टर्स लिखे हैं, उसके बाद फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट और वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट लिखी है। तो एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले नेचर ऑफ बिजनेस। अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो उस केस में उसको फिक्स कैपिटल की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी, और वही अगर ट्रेडिंग बिजनेस है मतलब खरीद के बेचती है तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। नेक्स्ट है प्रोडक्शन टेक्निक। अगर कोई भी बिजनेस कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक को फॉलो करता है या अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी को फॉलो करता है, एडवांस टेक्नोलॉजी को फॉलो करता है, तो उसको नए प्लांट्स, मशीनरी, इक्विपमेंट की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। वही अगर कंपनी लेबर इंटेंसिव टेक्निक को फॉलो करता है तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, क्योंकि डेली बेसिस पे वेजेस का पेमेंट करना होगा। नेक्स्ट है स्केल ऑफ ऑपरेशन। अगर बिजनेस का जो स्केल है वो लार्ज स्केल का बिजनेस है तो उस कंडीशन में उसको फिक्स कैपिटल की भी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, वर्किंग कैपिटल की भी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। और वही अगर स्मॉल स्केल का बिजनेस है तो फिक्स कैपिटल की भी रिक्वायरमेंट कम होगी और वर्किंग कैपिटल की भी रिक्वायरमेंट कम होगी। नेक्स्ट है लेवल ऑफ कंपटीशन। अगर मार्केट में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, हाई कंपटीशन है, तो इस केस में कंपनी को एडवांसमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, तो फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। और वही कंपनी को कॉन्टिन्यूअस सप्लाई भी करनी पड़ेगी, जिसके लिए उनकी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होगी। नेक्स्ट है ग्रोथ प्रोस्पेक्टस। अगर कंपनी के पास बहुत ज़्यादा ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ है तो उस कंडीशन में उसको फिक्स कैपिटल में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, और वर्किंग कैपिटल की भी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी अपनी चीज़ों को मेंटेन रखने के लिए। डाइवर्सिफिकेशन। अगर बिजनेस अपने एक्टिविटीज़ को डाइवर्सिफाई करना चाहती है, मतलब अलग अलग सेगमेंट्स में आना चाहती है, तो उस केस में कंपनी को नए इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होगा। और रॉ मटेरियल भी ज़्यादा चाहिए होगा तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होगी। नेक्स्ट है लेवल ऑफ कोलेबोरेशन। अगर कंपनी दूसरों के साथ कोलेबोरेट करके चलती है तो इस केस में उसकी जो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो इंक्रीज होगी। और वहीं पे अगर हम लोग बात करते हैं तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट डिपेंड करेगी लेवल ऑफ कोलेबोरेशन कैसा है और किसके साथ किया है। सीजनल फैक्टर। अब देखिए सीजनल फैक्टर से फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट पे इम्पैक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि जो फिक्स कैपिटल है वो ऑलरेडी एक बार लग चुका है बिजनेस में। हमने असेट, बिल्डिंग, लैंड इन सब में इन्वेस्टमेंट कर रखा है। तो वही यहाँ पर वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट अफेक्टेड होती है। अगर पीक सीजन है तो इस केस में वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। लास्ट है अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स। अगर कंपनी को सस्ते रेट पे आसानी से रॉ मटेरियल्स मिल जा रहे हैं तो कंपनी इस केस में ज़्यादा प्रोडक्शन करेगी, तो फिक्स कैपिटल की भी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी और वर्किंग कैपिटल की भी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। और वही कंपनी के पास रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल ही नहीं होते तो कंपनी क्या करेगी, लिमिटेड प्रोडक्शन कम करेगी, तो लिमिटेड इन्वेस्टमेंट करेगी, फिक्स कैपिटल की भी रिक्वायरमेंट कम होगी और वर्किंग कैपिटल की भी रिक्वायरमेंट कम होगी। और यहाँ पर ये चैप्टर कंप्लीट होता है। मुझे आशा है कि आप लोगों को चैप्टर समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू।